Good morning, students. In this video, we will start our chapter 8 reduction formulae from the book Calculus of Jeevan Sons Publications. Sometimes it is possible to make an integral depend on the other integral of similar but simpler form. This is done by integration by parts or by the method of connecting the integrals. Once we establish the connection between the given integral and a simpler integral of the same type, the integration of the given integral can be completed by means of repeated application of the relation already established. क्या मीनिंग है इसका? 8th चैप्टर जो रिडक्शन फार्मूला है ये कंप्लीटली आपके इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. जब आपने 11th-12th में इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टडी किया तो बहुत बार ऐसा होता था कि जब आप गिवन इंटीग्रल को इंटीग्रेट करते हैं तो आपका इंटीग्रेशन करने के बाद भी इंटीग्रल के अंदर फंक्शन रह जाता है और आप उसको बार बार इंटीग्रेट भी करते रहें तो भी वो फंक्शन ख़त्म नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ कि अगर मैं आपको e की पावर ax इंटू में साइन bx, ये हमने स्टार्टिंग रिवीजन वीडियो में भी स्टडी किया था. अगर आप इस इंटीग्रल को बाय पार्ट्स सॉल्व करते हैं तो अगर आप इसका सॉल्यूशन रिमाइंड करेंगे तो क्या होता है, e की ax का कितनी बार भी डेरिवेटिव करो, कितनी बार भी इंटीग्रेशन करो, फंक्शन एज इट इज रहेगा. साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार कॉस एक बार साइन, चाहे डेरिवेटिव करो यही साइकिल चलती रहेगी. तो एक्चुअल में इसी टाइप के ऐसे बहुत सारे इंटीग्रल्स होते हैं कि जिनका इंटीग्रेशन करने पर आपका डायरेक्ट आंसर नहीं आता बल्कि क्या आ जाता है, उसी टाइप का कोई और सिंपल इंटीग्रल. तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर भी हम वही बात कह रहे हैं कि कई बार मोस्टली ऐसा कब होता है कि जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं या मेथड ऑफ कनेक्टिंग द इंटीग्रल्स. ये मेथड ऑफ कनेक्टिंग द इंटीग्रल्स क्या है कि आपने एक इंटीग्रल को सॉल्व किया और उसी टाइप का राइट साइड पर सॉल्व करके दूसरा इंटीग्रल आ गया. लेकिन ऐसा जब आप करेंगे तो जो नया इंटीग्रल आना चाहिए वो पहले से सिंपलर फॉर्म में होना चाहिए. फिर जो टेक्निक हमने स्टार्टिंग में अप्लाई की थी वो हम बार बार अप्लाई करते जाएंगे और इस मेथड से हम अपने इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे. अभी इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अभी आपको स्टार्टिंग में सिर्फ इतना ही समझना सफिशिएंट है कि रिडक्शन फार्मूले का मीनिंग है कि जो आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए दिया गया है वो कॉम्प्लिकेटेड नेचर का है या जितने भी फार्मूले आपने पढ़े हैं वो कोई भी फार्मूला वहाँ डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा. तो हम उसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे कि अगर उसका आंसर नहीं निकल पा रहा है तो किसी टेक्निक से हम उस इंटीग्रेशन को उसी टाइप के सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे. फिर वही टेक्निक जो अब आंसर आया उस पर अप्लाई करेंगे, फिर उसको और सिंपल में कन्वर्ट करेंगे. तो यही प्रोसेस चलती रहेगी और लास्ट में आपके गिवन इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा. तो अब यहाँ पर डेफिनेशन है आपकी रिडक्शन फार्मूले का. क्या मीनिंग है, नाम से ही पता चल रहा है ना कि कुछ रिड्यूस कर रहे हो, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर. रिडक्शन फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो कनेक्ट करेगा गिवन इंटीग्रल को किसी और इंटीग्रल के साथ. लेकिन क्या कंडीशन है कि वो जो नया इंटीग्रल आएगा वो आपके गिवन इंटीग्रल की टाइप का ही होना चाहिए. टाइप से मतलब क्या है कि गिवन इंटीग्रल में जो भी आपके फंक्शंस यूज हो रहे हैं वही फंक्शंस आपके यहाँ नए वाले में भी यूज होने चाहिए.
लेकिन वो गिवन से कुछ सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन भी आपको 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करनी है कि रिडक्शन फार्मूला इज ए फार्मूला विच कनेक्ट्स द गिवन इंटीग्रल with another integral which is of the same type but simpler to integrate। अब इस एक्सरसाइज में जितने भी आर्टिकल्स गिवन हैं सारे के सारे आर्टिकल्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला जो आर्टिकल है कि आपको रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करना है किस फंक्शन के लिए, टेंजेंट की पावर nx के लिए, ठीक है। अब आप जब एक क्वेश्चन कर लेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का एक्चुअल मीनिंग आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहली बात तो ये कि टेंजेंट की पावर nx के इंटीग्रेशन का आपके पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। अब आपको ऐसा लगे कि हमारे पास टेंजेंट x का फार्मूला होता है, तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर टेंजेंट x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दे तो क्या होता है ये फार्मूला, टेंजेंट x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log ऑफ सेकेंड x या माइनस log cos x, ठीक है। आप याद कीजिए जब भी आप इस टाइप के फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास अगर उनका डायरेक्ट फार्मूला नहीं है तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, पावर जहां पर आ रही है सबसे पहले आप ये चेक कीजिए टेंजेंट की कितनी पावर का आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब भी इस टाइप के, क्योंकि इस चैप्टर में आपने इंटीग्रेशन तो सीखना है लेकिन जिस भी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ सिखाया जाएगा वे फंक्शन आपकी नॉर्मल टेक्निक्स जो आपने अभी तक 11th-12th में स्टडी की हैं उनसे इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हर चैप्टर में कुछ प्रॉपर टेक्निक्स हम ऐसी सीखेंगे, यूज करेंगे जिनकी हेल्प से हम इन कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है कि जब भी किसी फंक्शन की पावर का इंटीग्रेशन करना है और वो फंक्शन की पावर का आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता है तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि ये देखिए कि उस फंक्शन की किस छोटी पावर का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला आपको पता है। अब अगर मैं कहूं कि मुझे टेंजेंट की पावर 1 का पता है तो टेंजेंट की पावर 1 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log secant x या log ऑफ माइनस log ऑफ cos x। अब इंटीग्रेशन करके अगर लॉगरिथम फंक्शन आ गया और log secant या log cos आ गया तो वो जो फंक्शन यहाँ आएगा तो वो टेंजेंट की फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो पाएगा। नहीं कर सकते ना आप log secant को या log cos को टेंजेंट की फॉर्म में रिड्यूस, लेकिन रिडक्शन फार्मूले की तो डेफिनेशन ये कहती है कि आपने सॉल्यूशन इस तरह से करना है कि लास्ट में जो इंटीग्रल बचेगा उसमें वही फंक्शन बचना चाहिए जो गिवन में था। तो मतलब मैं इसको सॉल्यूशन ऐसे करना चाह रही हूँ कि जब हम इसको सॉल्व करें तो लास्ट में अगर फंक्शन बचे तो वो सिर्फ क्या बचे, टेंजेंट। तो टेंजेंट की पावर 1 को सेपरेट करने से हमें बेनिफिट नहीं होगा। अब नेक्स्ट पावर देखते हैं, टेंजेंट की पावर 2। वैसे टेंजेंट की पावर 2 का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन टेंजेंट स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल होता है। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका टेंजेंट एक्स और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। तो अगर मैं पावर 2 को सेपरेट कर लूं तो पावर 2 को मैं सिंपल सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकती हूँ जिसका आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन और सॉल्व करने का तरीका पता है। तो अब हमें पता चल गया इस पावर फंक्शन की पावर 2 अलग कर ली और बाकी कितनी बची n-2, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप पर टेंजेंट स्क्वायर को लिख दिया सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 ब्रैकेट खोल के, अब ये फंक्शन दो इंटीग्रल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले इंटीग्रल की। तो जरा ध्यान से देखिए, आपने ये एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है पहले से, फंक्शन की पावर n हो,
इनटू में एफ डैश एक्स हो, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है फंक्शन की पावर n+1 बाई n+1, n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ टेंजेंट x की पावर है n-2, टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x, तो फंक्शन साथ में डेरिवेटिव, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी और आपका ये क्या बन जाएगा, फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर दो, तो n-2 में 1 ऐड कर दिया तो n-1 और नीचे आ गया n-1 और ये आपका एज इट इज। अब जरा ध्यान से देखिए, आप टेंजेंट की पावर nx का इंटीग्रेशन कर रहे थे, एक बार हमने सॉल्व करा तो अब ये तो आंसर आ गया, इसमें तो आपका यहाँ पर कुछ भी फॉर्म आए तो उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें तो इंटीग्रल का ही साइन नहीं है। अब इंटीग्रल के अंडर जो फंक्शन है उसमें टेंजेंट की पावर पहले से 2 रिड्यूस हो गई, यहाँ भी टेंजेंट एक्स फंक्शन था, यहाँ भी टेंजेंट एक्स फंक्शन है, तो अब ये जो रिजल्ट आया है देखो, टेंजेंट की पावर जब n थी मैंने उसे लिखा in, तो जब टेंजेंट की पावर n-2 होगी तो मैंने उसको लिख दिया in-2, तो in को हमने in-2 में रिड्यूस कर लिया, तो ये जो आपके पास रिजल्ट आया है ये आपका रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला है फॉर टेंजेंट की पावर nx। अब अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमने टेंजेंट x को एंड टेंजेंट की पावर nx को अब इस इंटीग्रल से कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, दोनों में फंक्शन सेम है लेकिन सिंपल फॉर्म क्यों है, क्योंकि पावर पहले से कम हो गई। अब क्या फायदा होगा इस टेक्निक का जो ये हम पढ़ रहे हैं कि अगर आपको सॉल्यूशन करना है, यहाँ थी टेंजेंट की पावर nx, अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं यही फार्मूला इस पे अप्लाई कर दूं, यही टेक्निक इस पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये पावर और 2 से रिड्यूस हो जाएगी, ऐसे 2 से रिड्यूस होते होते जब ये पावर लास्ट में 0, 1 या 2 रह जाएगी, किसी भी फॉर्म में समझ लीजिए कि ऐसी पावर रह जाए कि जिसके डायरेक्ट इंटीग्रेशन का आपको फार्मूला पता है, आप उसको इंटीग्रेट करोगे और रिवर्स वैल्यू पुट करते हुए इसको क्या कर दोगे, सॉल्व। कैसे वो टेक्निक यूज करी जाएगी वो अभी हम एग्जांपल्स में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक के लिए आपको सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि कैसे हमने बड़ी पावर को छोटी पावर में रिड्यूस करके गिवन इंटीग्रल को पहले से सिंपल इंटीग्रल से कनेक्ट करना सीखना है, फिर इस कनेक्शन को यूज करते हुए हम एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नोट में कहा गया है कि जिस तरह आपने टेंजेंट की पावर nx का रिडक्शन फार्मूला बनाया है, ऐसे ही आप कोट की पावर nx का भी डिराइव कर सकते हैं, जो कि ये आएगा। कैसे करेंगे, कोट की पावर nx को आप क्या लिखोगे, कोट की पावर n-2x cot स्क्वायर x dx, फिर cot स्क्वायर x को कोसिकेंड के फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे, बिल्कुल सिमिलर टेक्निक जो आपने टेंजेंट में यूज करी हुई है, सेम स्टेप यहाँ फॉलो होंगे। तो ये आपका होमवर्क है कि इस आर्टिकल का सॉल्यूशन आपने खुद निकालना है, फिर भी आपको कोई डाउट आया तो हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखिए एक सिंपल सा ये भी क्वेश्चन का प्रूफ आपने करना है, चाहे भले ही आर्टिकल की फॉर्म में दिया गया है कि किस तरह से टेंजेंट की पावर nx का रिडक्शन फार्मूला यूज करते हुए आप बहुत ही सिंपल तरीके से टेंजेंट की पावर 3x का इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक आपने जो स्टडी किया हुआ है, अगर आपको कहा जाए कि टेंजेंट की पावर 3x का इंटीग्रेशन करें तो ऐसी कोई भी आपको सिंपल टेक्निक नहीं आती है कि जिससे ये बहुत सिंपली कैलकुलेट हो जाए। तो अब देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस टेक्निक। अब टेंजेंट की पावर nx का आपके पास ये रिडक्शन फार्मूला है जो मैंने अभी लास्ट आर्टिकल में प्रूव किया था। अब मैं इसमें n को क्या पुट कर देती हूँ 3, तो ये बना टेंजेंट की 3x, ये बना टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 और ये टेंजेंट x।
अब आपका रिडक्शन फॉर्मूले की हेल्प से टेंजेंट की पावर 3 रिड्यूस हो गया टेंजेंट की पावर 1x में, जिसके इंटीग्रेशन का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। तो कैसे ये रिडक्शन फॉर्मूले की हेल्प से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में पावर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुई और सॉल्व हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपको कह दूं कि टेंजेंट की पावर 5x निकालो, तो जब आप टेंजेंट की पावर 5x पे ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ बच जाएगा टेंजेंट की 3x। फिर हम टेंजेंट की 3x पे फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालेंगे और वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट आर्टिकल पर मूव करने से पहले टेंजेंट की पावर nx इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है, हम पहले वो करेंगे फिर अपना नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। क्या लिखा है इसमें, un है लिमिट फ्रॉम 0 टू π/4 टेंजेंट की पावर nx dx। आपको शो करना है un प्लस un माइनस 2 है 1/n-1 के इक्वल, और हेंस आपको u5 की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। क्वेश्चन आपका बिल्कुल जो अभी हमने टेंजेंट की पावर nx का आर्टिकल किया है उसी से ही सिमिलर है। सिंपल स्लाइड सा क्या चेंज आ रहा है यहाँ पर, एक तो इसने लिमिट्स लगा दी एडिशनल, वहां पर हम in नोटेशन यूज कर रहे थे, यहाँ पर इसने un नोटेशन यूज की है। तो नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल में कोई नोटेशन नहीं है तो आपको in या un जो कंफर्टेबल लगे आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली कोई नोटेशन गिवन है तो आपको वही यूज करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, un जो ये आपका है, सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को अपनी वही रिडक्शन फॉर्मूले वाली टेक्निक से सॉल्व करेंगे और वहां जो हमारा आंसर आया था उस पर लिमिट और एक्स्ट्रा अप्लाई कर देंगे। तो देखो वही टेक्निक यूज कर रहे हैं। टेंजेंट की पावर n में से पावर 2 अलग कर ली, टेंजेंट स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर x-1 लिखा, दोनों इंटीग्रल को सेपरेट कर दिया। अब ये आपका क्या बन गया, देखो un था जब पावर n थी, अब पावर n-2 है तो ये तो आपका सीधा un-2 बन गया। ठीक है, ये इधर माइनस में है तो लेफ्ट साइड में आके प्लस में हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड तो आपकी आ गई। अब राइट साइड में जो ये वाला पार्ट है इसका जब हमने इंटीग्रेशन तो लास्ट टाइम करना सीख लिया था, अब उस इंटीग्रल पर एडिशनल हम लिमिट्स भी अप्लाई करेंगे। हाँ जी, देखिए लास्ट आर्टिकल में आपका यही आंसर आया था। अब आपने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है तो मैंने 1/n-1 तो कॉमन रख लिया, टेंजेंट n-1 π/4 माइनस टेंजेंट n-1 0, और इसको पुट कर दिया un-2। अब जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आपका टेंजेंट 0 0 होता है तो टेंजेंट 0 यहाँ पर 0 हो गया, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो 0 ही आ गया। टेंजेंट π/4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 की पावर n-1 1 ही हो गया, तो यहाँ पर आपका 1 - 0 1 बन गया, ये 1 बना है और ये आपका 0 बना है, तो 1/n-1 बच गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हो गया कंप्लीट। अब आपको u5 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैंने इस रिजल्ट में n की जगह क्या पुट कर दिया, 5। ठीक है, u5 मतलब आप यूं समझ लीजिए कि टेंजेंट की पावर 5x के इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए आपको। तो देखिए क्या बन गया, इसमें पुट करो या इसमें पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसने इसमें पुट किया हुआ है, ये आपका रिजल्ट प्रूव हुआ था। अब हम इसमें प्रूव कर रहे हैं n को 5। तो जरा देखिए बन गया u5 1/5 - 1 4 माइनस के u3। अब आपको u5 का अगर आंसर चाहिए तो आपको किसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, u3 की। तो मैं अब इस रिजल्ट में n को क्या पुट कर देती हूँ, 3। तो देखिए आपका क्या बना, u3 प्लस 1/3 - 1 2 माइनस के u1। अब u1 जो बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा, 0 टू π/4 टेंजेंट x, इसकी वैल्यू बनी log सेकेंड x। लिमिट हमने इसमें पुट कर दी, लिमिट्स पुट करने के बाद आप ध्यान से देखिए क्या बनेगा, log सेकेंड π/4 माइनस के log सेकेंड 0। तो जो सेकेंड π/4 होगा वो √2 हो जाएगा, और सेकेंड 0 जो है आपका, सेकेंड π/4 होता है आपका √2,
सेकेंड 0 होता है आपका 1, लेकिन क्योंकि साथ में log फंक्शन है और log 1 की वैल्यू होती है 0, इसलिए जैसे ही आप यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो आपका बन गया 1/2 माइनस log रूट 2। log पे जो पावर होती है आपकी आइडेंटिटी होती है ये log ऑफ m की पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m। तो इससे मैंने ये पावर 1/2 आगे ले आई, ये आ गई आपके पास u3 की वैल्यू। अब ये u3 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। तो अब आपने इस चैप्टर में यही सीखना है कि जो इंटीग्रल गिवन था उसको इंटीग्रेट सिंपल तरीके से कर पाना पॉसिबल नहीं था, तो हम उस इंटीग्रल को सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, फिर उस सिंपल फॉर्म को और सिंपल फॉर्म में रिड्यूस तब तक करते जाएंगे जब तक आपके इंटीग्रल में ऐसा फंक्शन ना बच जाए जिसका आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन कर सके। फिर उस लास्ट वाले का इंटीग्रल करेंगे, रिवर्स वैल्यू पुट करना मतलब कि जैसे मैंने u3 था, फिर u3 की वैल्यू निकाली, फिर u1 की निकाली, फिर u3 की वैल्यू ऊपर, ऐसे हमने रिवर्स पुट करती गई और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रिडक्शन फार्मूले पे, जो है इंटीग्रल ऑफ सेकेंड की पावर nx। अब सेकेंड की भी पावर n का इंटीग्रेशन ऐसे सिंपल तरीके से करना पॉसिबल नहीं है, तो हम वही सिमिलर टेक्निक यहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले चेक कीजिए कि सेकेंड की किस पावर के डायरेक्ट इंटीग्रेशन का आपको फार्मूला पता है। तो आपको पता है कि सेकेंड की पावर 2 का अगर आप इंटीग्रेशन करें तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है कि ये इंटीग्रेशन टेंजेंट x के इक्वल होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर सेकेंड की पावर 2 सेपरेट कर लिया। ठीक है, आप अगर सेकेंड की 1 पावर को सेपरेट करते तो उसके जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो फिर वही लॉगरिथम में आके कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसको अगर हम यहाँ यूज करते तो रिजल्टिंग फंक्शंस को सेकेंड की फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन जब हम सेकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला टेंजेंट यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि टेंजेंट की पावर अगर 2 आ जाएगी तो आप उसको सेकेंड में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अब ये दो प्रोडक्ट आ गया। अब ये दोनों फंक्शन सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जब आपको बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करना होता है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा फंक्शन सेकंड। हमेशा याद रखिए कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन करना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हम हमेशा सेकंड फंक्शन उस फंक्शन को अज्यूम करेंगे जिसका इंटीग्रेशन सिंपली हो सकता है। तो अब सेकंड की n-2 के इंटीग्रेशन का तो आपको फार्मूला पता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने सेकंड स्क्वायर को तो मान लिया सेकंड फंक्शन और सेकंड की पावर n-1 को फर्स्ट। तो अब देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव n-2 पावर आगे आई, सेकंड की पावर n-3 x और सेकंड x का डेरिवेटिव सेकंड x टेंजेंट x इनटू में सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट x। अब देखिए क्या बेनिफिट हुआ आपको इस टेक्निक का, एक टेंजेंट तो आपका इसका डेरिवेटिव करने से आ गया और एक टेंजेंट इसका इंटीग्रेशन करने से आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों टेंजेंट्स को कंबाइंड कर टेंजेंट स्क्वायर बनाएंगे। सेकंड की सारी पावर कंबाइंड कर ली, बेस सेम ऐड करके n-2 बन गई। अब यहाँ पर आप इजिली टेंजेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर x-1। तो जो आपका रिजल्टिंग इंटीग्रल आया ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई होके सेकंड की n बन गया और यहाँ सेकंड की n-2 और आपने ब्रैकेट क्या कर दी ओपन। तो अब आप ये देखिए कि जो भी आपकी टर्म इंटीग्रल के अंडर है उसमें कहीं पर भी सेकंड के अलावा कोई और फंक्शन यूज नहीं हो रहा। ऐसा करना सेकंड की पावर 1 के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ लॉगरिथम की फॉर्म में फंक्शन आ जाता जिसे आप किसी भी तरीके से सेकंड की कोई पावर में कन्वर्ट नहीं कर पाते। अब आप ध्यान से देखिए, सेकंड की पावर n को मैंने यूज करा था in, तो अब यहाँ पर देखिए जहाँ सेकंड की n था मैंने उसे in पुट कर दिया, जहाँ सेकंड की n-2 था उसे in-2 पुट कर दिया। अब in वाली जो टर्म है उसे हम लेफ्ट साइड पर ले आते हैं
और ये बाकी टर्म यहीं रखते हैं। अब इन दोनों में से देखिए मैं in को कॉमन रख लूँ तो क्या बच गया 1 प्लस n-2 यानी कि n-1। इस n-1 को यहाँ डिवाइड में ले आएंगे तो ये जो रिजल्टिंग फॉर्मूला आया ये आपका रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला आ गया 4 सेकंड की पावर nx। इस फॉर्मूले को जब एक बार अप्लाई किया तो सेकंड की पावर बाय 2 रिड्यूस हो गई। ऐसे ही इसी फॉर्मूले को n-2 पर अप्लाई करेंगे तो n-4 आ जाएगा। ये प्रोसेस आप तब तक चलाएंगे जब तक आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला ना आ जाए। नेक्स्ट आपका नोट ये गिवन है कि आपको अगर रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करना है कोसेकेंड की पावर nx का, यहाँ इसने ये एज ए डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है तो ये भी आपके लिए होमवर्क है कि ये सॉल्यूशन आप करेंगे बिल्कुल सिमिलर सेकंड की तरह ही, कि सेकंड की पावर 2 को सेपरेट करेंगे, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। अब नेक्स्ट हम यूज करते हैं सेकंड की पावर nx के इंटीग्रेशन का, जो आपने रिडक्शन फार्मूला भी डिराइव किया था उसको यूज करेंगे सेकंड की पावर 6x का इंटीग्रेशन करने में। तो अब जरा ध्यान से देखिए इसने क्या किया है। अब पावर 6 पे सबसे पहले अपना रिडक्शन फार्मूला अप्लाई कर दिया। रिडक्शन फार्मूला आपकी बुक में गिवन है तो जब आप इसे स्टडी करेंगे तो बुक की हेल्प से देखेंगे, मैं आपको यही बोल के बता रही हूँ। फार्मूले में यहाँ था n-2 पावर, तो 6 - 2 पावर 4 आ गई। टेंजेंट x एज इट इज, नीचे था n-1 तो 5 आ गया, प्लस में था n-2 तो 6 - 2 4 रह गया, n-1 5 और i4। तो अब अगर i6 से आपका इंटीग्रल i4 पर रिड्यूस हो गया, लेकिन सेकंड की पावर 4 का भी आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं पता है तो हमने ये फार्मूला i4 पर अप्लाई कर दिया। डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट करेंगे क्या आ जाएगा i2। अब यहाँ पर i2 पे अप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, i2 आपकी तरफ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की पावर 2x dx, और सेकंड स्क्वायर के इंटीग्रेशन का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, टेंजेंट x। तो आप डायरेक्ट भी रिप्लेस कर सकते हैं या इसने क्या किया i2 पे फिर फार्मूला लगा दिया, तो यहाँ पर i0 0 मतलब क्यों तो 0 ही हो जाएगा, और जब इसमें पुट करा तो यहाँ से भी आंसर क्या आ गया, टेंजेंट x। अब देखो i2 की वैल्यू टेंजेंट x में यहाँ पुट कर दूं और ये जो आंसर आएगा उसे i4 की जगह पुट कर दूं तो आपकी i6 के इंटीग्रेशन की डायरेक्ट क्या आ जाएगी, वैल्यू। अभी 8.4 आर्टिकल से पहले हम अपना 8.5 आर्टिकल नंबर कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की n e की पावर ax। अब सबसे पहले आपका जो आइलेट वाला मेथड होता है उसी से x की n आपका फर्स्ट फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें आपने, क्योंकि आपको दोनों के ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फार्मूला पता है, तो अब आपने पहले एक पॉइंट है जो आपने स्पेशल नोट करना है, e की पावर ax का कितनी बार भी डेरिवेटिव करो, कितनी बार भी इंटीग्रेशन करो, एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहेगा। लेकिन x की पावर n जो फंक्शन है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर इंक्रीज होगी, लेकिन अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपने ये पॉइंट है जो स्पेशल याद रखना है कि जब भी आप किसी फंक्शन का रिडक्शन फार्मूला बनाएंगे तो जो आपका रिड्यूस होके फार्मूला आएगा उसमें कम से कम एक फंक्शन की पावर पहले से कम होनी चाहिए। रिडक्शन फार्मूला आपको अप्लाई करने का बेनिफिट तभी है कि दोनों फंक्शन जो आपके यहाँ पर आ रहे हैं कि एटलीस्ट वन फंक्शन तो पावर से आपका रिड्यूस हो। तो क्योंकि हम सिर्फ xn को ही रिड्यूस कर सकते हैं तो आपने नोट रखना है इस बात को हमेशा कि जिस फंक्शन की पावर को आप रिड्यूस कर सको उसी फंक्शन का आपने डेरिवेटिव कर दिया। और जहां पर मतलब कि आपने मेन पॉइंट ये याद रखना है
कि किसी ना किसी फंक्शन की पावर को आपने रिड्यूस करना है, टेक्निक चाहे कुछ भी हो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि x की पावर n को ही आप रिड्यूस कर सकते हो, जो कि डिफरेंशिएशन से रिड्यूस होगी, इसलिए मैंने उसे फर्स्ट माना है। ये पॉइंट मैं इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इसी टेक्निक पर बेस्ड आप डिसाइड कर पाओगे कि आपने किसको फर्स्ट लेना है और किस फंक्शन को सेकंड लेना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, n बाई ए कॉमन आ गया। तो अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये इंटीग्रल आपके गिवन की टाइप में ही है? अगर मैं इसको in मानूं, क्योंकि इसमें तो n का कोई इफेक्ट ही नहीं है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका in माइनस वन, क्योंकि इसमें e की ax तो यहाँ भी सेम रहा, यहाँ x की पावर n थी तो ये in था, x की पावर n माइनस वन हुई तो ये in माइनस वन हुआ। तो ये जो रिजल्ट आया ये इस टाइप के इंटीग्रल्स के लिए आपका रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला आ गया है। अब हम अपने एग्जाम्पल करते हैं किसी टाइप का। फोर्थ एग्जाम्पल कर रहे हैं अभी हम पहले। un आपको गिवन है इंटीग्रल ऑफ log x की पावर n। आपको शो करना है un प्लस एन un माइनस वन आपका x log ऑफ x की पावर n के इक्वल है। आपको पता है कि log x के इंटीग्रेशन की तो सिंपल एक ही टेक्निक होती है कि मल्टीप्लाई में हम क्या चूज कर ले, वन। वन तो log आपका फर्स्ट फंक्शन और वन आपका सेकेंड फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में फिर log x का वन बाई एक्स आया और इनटू में वन का इंटीग्रेशन x, x से x कैंसिल हो गया, माइनस n बाहर आ गया, ये बच गया log ऑफ x की n माइनस वन। तो अब जरा ध्यान से देखिए, जब पावर n थी तो वो un था, तो अब यहाँ पावर n माइनस वन है तो ये बन गया un माइनस वन। इस माइनस वाली टर्म को लेफ्ट साइड ले आए तो यही आपका रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, रिजल्ट। अब इस आज जो हमने आर्टिकल्स और एग्जाम्पल्स किए हैं, अब मैं आपको बता रही हूँ कि उन पर बेस्ड जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए जरा फर्स्ट एग्जाम्पल पे ही आ जाइए। आपका in है 0 टू पाई बाय 4 टेंजेंट की पावर n थीटा। आपको शो करना है n in माइनस वन प्लस in प्लस वन आपका वन होता है। कैसे करेंगे? आपने जो एग्जाम्पल वन में सॉल्यूशन किया था उसके अकॉर्डिंग आपका in का आप रिडक्शन फॉर्मूला निकालेंगे। मैं एग्जाम्पल वन से आपका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ। उसमें था in प्लस in माइनस टू। एग्जाम्पल वन में सिंपल आपने in की जगह un नोटेशन यूज की थी, उससे सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, ये आपका आया था रिजल्ट। अब बस ये क्या कह रहा है, इतना सॉल्यूशन करने के बाद आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ दो इंटीग्रल थे in और in माइनस टू, दोनों में कितने का डिफरेंस था, टू का। यहाँ पर in प्लस वन और in माइनस वन है, तो आपने कुछ नहीं करना, ये जो आपका रिजल्ट आया है इसमें n की जगह आपने क्या पुट कर देना है, n प्लस वन, क्योंकि ये रिजल्ट तो हर n के लिए ट्रू है। रिडक्शन फार्मूला इज ट्रू फॉर ऑल n, तो n इज इक्वल टू n प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा, आपका यही कन्वर्ट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट पे सेकंड एग्जांपल पे आ जाइए। in गिवन ये है, आपको पहले ये प्रूफ करना है, या आप बिल्कुल सिमिलर टू एग्जांपल पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। फिर कहा गया है कि हेंस प्रूव दिस। जब भी किसी क्वेश्चन में हेंस प्रूव दैट वर्ड यूज होता है तो उसका मीनिंग होता है कि जो आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है उसी की हेल्प से आपको ये पार्ट प्रूव करना है। अगर कोई उस पार्ट का इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन देगा तो उसके आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब ध्यान कीजिए कि आपको इस लेफ्ट साइड को टेंजेंट की किसी पावर में कन्वर्ट करना है, तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आप जरा इस ब्रैकेट वाले पार्ट को ध्यान से देखिए। आपके पास ब्रैकेट में है 2a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर।
ठीक है, आपको पता है जब भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म होती है, आप x को या तो a साइन थीटा पुट करते हैं या a कॉस थीटा। अब आपने देखो यहाँ इस पूरे की पावर है -3, तो इसका जो भी रिजल्टिंग आंसर होगा वो नीचे जाएगा। और क्योंकि आपको क्वेश्चन में टेंजेंट लेकर आना है, तो न्यूमरेटर में आपका साइन होना चाहिए और डिनोमिनेटर में कोस होना चाहिए, तभी टेंजेंट बनेगा। जब आप सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक्स पढ़ते हैं तो हम कह देते हैं कि साइन और कोस कुछ भी पुट कर लो, एक से टेंजेंट बन जाएगा, एक से कॉट बन जाएगा। आपको दोनों के फॉर्मूले और टेक्निक सिमिलर टाइप के आते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जब ये कंपलसरी है कि आपने टेक्निक टेंजेंट की पावर n की ही यूज करनी है, तो आपने सब्स्टिट्यूशन ऐसे करना है कि पुट करने के बाद रिजल्टिंग टेंजेंट की पावर ही आए। तो न्यूमरेटर में जब मुझे साइन चाहिए, ऊपर x की पावर 5 है, तो x की वैल्यू में साइन थीटा तो आपको लेना ही पड़ेगा। बस अब क्या एडजस्टमेंट करनी रह गई कांस्टेंट की, कि जब मैं x की जगह ये वैल्यू पुट करूं तो x की वैल्यू से 2a स्क्वायर कॉमन आ जाए। तो मतलब जब x का मैं स्क्वायर करूं तो 2a स्क्वायर आना चाहिए, तो स्क्वायर रूट कर दो, तो √2 इंटू a कर दो। क्या करना होता है जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं ना, तो x की जो भी वैल्यू पुट करो तो दोनों में से वैल्यू पुट करने के बाद कांस्टेंट पार्ट बाहर आ जाना चाहिए। तो अब जरा यहाँ पर देखना, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, 2a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जब मैं ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगी तो क्या होगा, आपका दोनों में से 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो हमेशा आपने क्या ध्यान रखना है कि x की जगह आपने साइन कोस तो लेना ही लेना है। कांस्टेंट टर्म इस तरह से लेनी है कि जब उसकी वैल्यू x की जगह पुट कर दी जाए तो उस पूरी टर्म में से वो कांस्टेंट टर्म कॉमन आ जाए। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो अभी आपके उस पार्ट पर बेस्ड है जो मैंने अभी आपका नहीं कराया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। फिफ्थ एग्जाम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्या गिवन है e की पावर mx बाय x की पावर n। क्या लिख सकते हैं आप इसको, e की पावर mx इंटू x की पावर माइनस n। अब जो मैंने लास्ट आर्टिकल आपको करवाया था एक्सपोनेंशियल इंटू एक्स की पावर में, तो वहां मैंने आपको कहा था कि आपको x की पावर n को, क्या था वो आपका आर्टिकल में जो आपकी टर्म थी वो ये थी कि x की पावर n इंटू में e की पावर ax। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन के लिए मैंने कहा था कि x की n को फर्स्ट मान लो और e की पावर ax को सेकंड मान लो, क्योंकि x की पावर n को ही आप रिड्यूस कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल तो हमेशा एज इट इज रहेगा, और x की पावर n डिफरेंशिएशन करने से ही रिड्यूस होगी। लेकिन यहाँ एक स्लाइट चेंज है, यहाँ भी एक तो एक्सपोनेंशियल है उसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो आपका एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ x की पावर यहाँ तो थी पॉजिटिव, तो जो माइनस करने पर कम होती, अब यहाँ है पावर नेगेटिव और n क्या लिखा हुआ है, 0 से बड़ा। तो अगर नेगेटिव नंबर का डिफरेंशिएशन में नेगेटिव और होता जाएगा तो ये तो पावर बढ़ती जाएगी ना। अब क्योंकि x की पावर नेगेटिव नंबर है तो इसमें जैसे जैसे कुछ ऐड होगा तभी ये पावर कम होगी, क्योंकि देखो -1n है, तो इससे जब मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगी तो ये पहले से वैल्यू कम हो जाएगी, चाहे आपको दिखने में 1 लग रही है। फॉर एग्जाम्पल -5 है, बड़ा है -5 + 1 से, ठीक है, ये -4 हो जाएगा ना। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में बताया था कि आपने किस फंक्शन का डिफरेंस, नॉर्मली क्या होता है, आइलेट के फॉर्मूले से आपको पता है कि अलजेब्राइक फर्स्ट फंक्शन होता है और एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप वही टेक्निक यूज करते हैं तो जब आप फर्स्ट टाइम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर पहले से भी बड़ी आ जाएगी, -n-1 -n से भी बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल में मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, आप इसको ये मत समझिए कि -5 आपका -4 से बड़ा नहीं होता। एक्चुअल में ये रिजल्ट तो आपका ऐसे ही होएगा कि लाओ मैं इसको लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन होगा नहीं तो।
हाँ जी, इसको ऐसे देखिए आप कि वैसे तो अगर आप नंबर लाइन पे रिजल्ट देखेंगे तो -n छोटा है -n+1 से, लेकिन क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करके फंक्शन को खत्म करना है तो मैं उसी पावर को अगर अपोन में ले जाऊं तो 1/n से 1/n-1 हैंडल करना इजी है, क्योंकि एक स्टेप ऐसा आएगा कि ये पावर 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप -n-1 फिर -n-2 ये प्रोसेस चलाएंगे तो ये वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं बनेगी। तो इसलिए मुझे इसे सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा और इसको क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन। क्यों? क्योंकि -n का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बार बार जो वैल्यू ऐड होगी तो एक स्टेप ऐसा आ जाएगा कि ये पावर 0 हो जाएगी और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अभी पहले -n-1 -n-2 ऐसे ही चलता रहेगा और ये पावर कोई भी दोनों में से कम नहीं होगी, तो आपका कोई भी आप रिडक्शन फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी ये वीडियो देखनी है आपने, जो भी आर्टिकल और एग्जाम्पल्स मैंने इसमें बताए हैं वो बुक की हेल्प से आपने सॉल्व करने हैं और एक्सरसाइज का फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। रिमेनिंग क्वेश्चन और आर्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।